हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेक्डोट स्टडी हैव। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का जो हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर बिहार बोर्ड में पूछा गया था उसका सॉल्यूशन वीडियो देखने वाले हैं। आंसर की इस वीडियो में हम जानेंगे कि उनका क्या आंसर होने वाला है, जो प्रश्न पूछे गए थे। हमारे पास जो क्वेश्चन का बुकलेट कोड है वो ई है। अगर आपको ABCDEFGH को अगर कोई भी बुकलेट कोड मिला हो तो आप इनसे मिलान कर सकते हैं। सभी सेट में जो प्रश्न होते हैं आगे पीछे होते हैं, ठीक है। इस विषय में आपको टोटल से 138 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें 100 जो होंगे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होंगे, 30 शॉर्ट्स और 8 जो होंगे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। टोटल से 138 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और टाइमिंग की बात करें तो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको, और टोटल 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दिए हैं इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट के, आपने एग्जाम हॉल में जरूर पढ़ा होगा इसे। चलिए हम इसे स्किप करते हैं। यह जो प्रश्न पत्र होगा 2 खंडों में विभाजित होगा, आपको पता ही होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होंगे जो हैंडेड्स होंगे, और सेक्शन बी में थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो हम इस वीडियो में सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को ही देखेंगे। अगला वीडियो जो होगा सब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन को डील करेगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है, अल ब्रूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ए ख्वारिज़्म में, बी तंजियर में, सी गजनी में, या फिर डी लाहौर में। तो अल ब्रूनी का जन्म हुआ था ख्वारिज़्म में 973 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। आगे चलते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बंगाल, सी बिहार, या फिर डी बम्बई एवं मद्रास। तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी उसको लागू किया गया था बम्बई एवं मद्रास दोनों में 1792 ईस्वी में। इस प्रश्न का जो ऑप्शन डी होगा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलेंगे। कहता है महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? ए बंगाल में, बी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत जिसे अब मध्य प्रदेश भी कहते हैं, सी बम्बई में, या फिर डी मद्रास में। तो महालवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया था उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत में। ऑप्शन जो बी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का नेता था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ए बिरसा मुंडा, बी कान्हू मुंडा, सी सिद्धू, या फिर डी गोमधर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बिरसा मुंडा जो था मुंडा विद्रोह का नेता था। और मुंडा विद्रोह हुआ कब? तो 1899 के आसपास मुंडा विद्रोह हुआ था। मुंडा विद्रोह जिसका नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया है? ए बम्बई में, बी कलकत्ता में, सी मद्रास में, या फिर डी दिल्ली में। तो फोर्ट विलियम जो है उसको कलकत्ता में स्थापित किया गया है, कलकत्ता में बनाया गया है। आगे चलेंगे। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? ए 1767 में, बी 1878 में, सी 1888 में, या फिर डी 1898 में। तो जो सर्वे ऑफ इंडिया है उनका गठन किया गया था 1767 में, 1767 में किया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ए 150, बी 200, सी 250, या फिर डी 389। तो जो संविधान सभा था उसमें 389 सदस्य थे, 389 टोटल सदस्य थे। ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलेंगे। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? ए कबीरदास, बी गुरु नानक, सी रैदास, या फिर डी मीरा। तो जो तलवंडी है, तलवंडी गुरु नानक का जन्म स्थान है, और तलवंडी पाकिस्तान में भी के समय में है, ठीक है। आगे चलेंगे। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ए शाहजहां, बी मोहम्मद शाह, सी औरंगजेब, या फिर डी बहादुर शाह जाफर। तो जो भारत का अंतिम मुगल शासक था वो बहादुर शाह जाफर था। ऑप्शन डी सही है। आगे चलेंगे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ए 1862 में, बी 1863 में, सी 1869 में, या फिर डी 1870 में। तो जो महात्मा गांधी हैं इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था।
गुजरात के पोरबंदर में। तो आप इसे याद रखें, ऑप्शन जो सी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे, पूछता है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। ए खिलाफत आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, आगे चलेंगे, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कब चुने गए थे? आपके ऑप्शन है ए 1938 ईस्वी में, बी 1939 ईस्वी में, सी 1938 एवं 1939 दोनों में, या फिर डी कभी नहीं। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1938 एवं 1939 दोनों में। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1938 एंड 1939। ठीक है, आगे चलेंगे, काला कानून किसे कहा गया है? ए रॉलेट एक्ट को, बी हंटर रिपोर्ट को, सी वुड्स डिस्पैच को, या फिर डी 1919 का अधिनियम को। तो जो काला कानून है उसे रॉलेट एक्ट को कहा गया है काला कानून। इसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून भी कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। तो इस प्रकार जो काला कानून है रॉलेट एक्ट को ही कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ए मोहम्मद अली जिन्ना ने, बी एम एन राय ने, सी राजगोपालचारी, या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था 1939 में। ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? ए 1944 में, बी 1945 में, सी 1946 में, या फिर डी 1947 में। तो जो कैबिनेट मिशन था वो भारत आया था 1946 में, 1946 में। ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? ए 22 दिसंबर 1935 को, बी 22 दिसंबर 1936 को, सी 22 दिसंबर 1938 को, या फिर डी 22 दिसंबर 1939 को। तो जो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलेंगे, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? ए माउंटबेटन योजना, बी क्रिप्स मिशन योजना, सी कैबिनेट मिशन योजना, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत का विभाजन हुआ किस योजना के तहत हुआ यह बताना है। तो जो माउंटबेटन योजना थी जिसे लाया गया था 3 जून 1947 को, माउंटबेटन योजना के कारण ही भारत का विभाजन हुआ। तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा माउंटबेटन योजना। ठीक है, आगे चलेंगे, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? ए हिंदू महासभा ने, बी मुस्लिम लीग ने, सी स्वराज दल ने, या फिर डी कांग्रेस पार्टी ने। तो जो सीधी कार्रवाई है इसकी धमकी दी थी मुस्लिम लीग ने, जिसके नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा मुस्लिम लीग। आगे चलेंगे, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी सी राजगोपालचारी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर डी क्रिप्स। तो जो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन इस प्रश्न को एक और तरीके से पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर हो जाता सी राजगोपालचारी। फिलहाल ऐसा नहीं पूछा है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। आगे चलेंगे, कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर डी भीमराव अंबेडकर। जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ए रावी नदी, बी सिंधु नदी, सी व्यास नदी, या फिर डी सतलज नदी। तो जो मोहनजोदाड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? ए दयाराम साहनी ने, बी राखालदास बनर्जी ने, सी
माधु स्वरूप वत्स ने या फिर डी रंगनाथ राव ने। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई, यह तो स्पष्ट है, लेकिन किसने की? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, जिसे हम आरडी बनर्जी भी कहते हैं। और दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया था। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राखाल दास बनर्जी, आरडी बनर्जी। आगे चलेंगे, कालीबंगा कहाँ स्थित है? ए सिंध, बी बंगाल, सी पंजाब या फिर डी राजस्थान। तो जो कालीबंगा है वो राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे, सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी बनवाली या फिर डी लोथल। तो जो सिंधु सभ्यता में गोदी है वो गोदी का प्रमाण लोथल से मिला है, और लोथल गुजरात के कच्छ जिले में है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लोथल। आगे चलेंगे, निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? आपके विकल्प हैं, ए गणेश, बी शिव, सी विष्णु या फिर डी वरुण। तो जो सैंधव सभ्यता में प्रमुख देवता की बात करें तो वरुण देवता जो थे, वरुण देवता और शिव देवता भी प्रमुख थे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई फेमस था तो वरुण देवता थे। ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलेंगे, अशोक का संबंध किस वंश से है? ए शुंग वंश, बी नंद वंश, सी गुप्त वंश या फिर डी मौर्य वंश। तो जो अशोक है वो मौर्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, अशोक जो था मौर्य वंश से संबंधित था। आगे चलेंगे, मेघास्तनीज भारत में किसके दरबार में आया था? आपके ऑप्शन है, ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक या फिर डी कनिष्क। तो जो मेघास्तनीज था भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे, महाभाष्य के लेखक कौन है? ए कौटिल्य, बी कालिदास, सी हरिसेन या फिर डी पतंजलि। तो जो महाभाष्य है उस महाभाष्य पुस्तक के लेखक पतंजलि है। ऑप्शन जो डी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त या फिर डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके लेखक हरिसेन है, और हरिसेन ने अपनी पुस्तक प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विशेषताओं का उल्लेख किया है, यानी समुद्रगुप्त की जीवनी लिखी है। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है वो समुद्रगुप्त से संबंधित हो गया। ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगर पूछे कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है तो हरिसेन होगा, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति में किसके बारे में बताया गया है? तो समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है, जो गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। आगे देखेंगे, पूछ रहा है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? ए अशोक को, बी समुद्रगुप्त को, सी चंद्रगुप्त को या फिर डी बिंदुसार को। तो प्रियदर्शी कहा गया है अशोक को, जो मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? ए कार्ल मार्क्स ने, बी लॉरेंस ने, सी सावरकर ने या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 1857 का विद्रोह था उसको राष्ट्रीय विद्रोह का दर्जा दिया कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हालांकि इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहा, इन्होंने सेपोई रिवोल्ट, सेपोई विद्रोह का नामकरण किया था, और उसी से राष्ट्रीय विद्रोह का जो था, राष्ट्रीय विद्रोह का जो भावना है निकल कर आई। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने ही राष्ट्रीय विद्रोह की बात कही। आगे चलेंगे, बीबी घर कत्लेआम कहां पर हुआ था? ए झांसी में, बी कानपुर में, सी सागर में या फिर डी लखनऊ में। तो जो बीबी घर कत्लेआम है वो कानपुर से संबंधित है। ऑप्शन जो बी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? ए 1870 में, बी 1869 में, सी 1878 में या फिर डी 1860 में।
तो सुएज नहर बेपार है तो कब खोली गई थी, या फिर यूं कहें कि सुएज नहर का निर्माण कब हुआ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। 1869 में 1869 में सुएज नहर का निर्माण किया गया था, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। ए बम्बई को, बी कलकत्ता को, सी शिमला को, या फिर डी बंगलौर को। तो 7 द्वीपों का नगर बम्बई को कहा जाता है, ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी। ए 1871 में, बी 1872 में, सी 1891 में, या फिर डी 1894 में। तो अखिल भारतीय स्तर पर जो पहली जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी, लेकिन पूर्ण जनगणना की बात करें तो 1881 में पूर्ण जनगणना किया गया था भारत में अखिल भारतीय स्तर पर। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना 1872 में किया गया था। आगे चलेंगे। करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया था। ए महात्मा गांधी ने, बी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सी गोखले ने, या फिर डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो करो या मरो का नारा जो था बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, इसको दिया था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे। पूछ रहा है कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था। ए गांधी ने, बी नेहरू ने, सी सरदार पटेल ने, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। जो दांडी यात्रा है उसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। 1930 में जो दांडी यात्रा उसकी शुरुआत किया गया था उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे। चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। ए 1920 में, बी 1930 में, सी 1925 में, या फिर डी 1917 में। तो चंपारण आंदोलन 1917 में शुरू हुआ था, ऑप्शन जो डी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बिहार के चंपारण जिले से चंपारण आंदोलन की शुरुआत की गई थी, तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 1917। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था। ए तनु, बी मोनिया, सी केसर, या फिर डी गोविंद। तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम था मोनिया, ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया। ए 1920 में, बी 1922 में, सी 1930 में, या फिर डी 1942 में। तो जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन था नन कोऑपरेशन मूवमेंट उसकी शुरुआत 1920 में किया और 2 वर्षों तक यह आंदोलन चला। 1922 में 5 फरवरी 1922 को इसको बंद करना पड़ा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा 1920। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था। ए बाबर, बी औरंगजेब, सी मोहम्मद शाह, या फिर डी बहादुर शाह जाफर। तो जो भारत का प्रथम मुगल सम्राट था वो बाबर था, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका। ए मारवाड़, बी मेवाड़, सी जोधपुर, या फिर डी चित्तौड़। तो जो अकबर है मारवाड़, जोधपुर, चित्तौड़ इन सभी पर अधिकार करने में सफल रहा, कब्जा करने में सफल रहा, लेकिन जो मेवाड़ का इलाका था उस पर अधिकार करने में वो नाकाम रहा, असफल रहा। तो ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दीन ए इलाही संबंधित है, किससे संबंधित है। ए बाबर से, बी अकबर से, सी हुमायूं से, या फिर डी शाहजहां से। तो जो दीन ए इलाही है संबंधित है अकबर से, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी, तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा अकबर से। ठीक है। अगला प्रश्न है तुजूक ए बाबरी के लेखक कौन है। ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं, या फिर डी फैजी। तो जो तुजूक ए बाबरी है पुस्तक जो है तुजूक ए बाबरी उसके लेखक है बाबर। बाबर ने स्वयं ही तुर्की भाषा में तुजूक ए बाबरी का निर्माण किया। ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलेंगे। कहता है आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था। ए जहांगीर, बी शाहजहां,
सी औरंगजेब या अफरीदी बहादुर शाह जाफर। तो आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है और इनकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, औरंगजेब। आगे चलेंगे, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? ए आहर, बी सूबा, सी सरकार या फिर डी दस्तूर। तो जो मुगल प्रशासन था, उस मुगल प्रशासन में उस दौर में जो जिला था जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं आज, उसमें डिस्ट्रिक्ट को, जिले को पहले दस्तूर कहा जाता था। ऑप्शन जो डी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, दस्तूर मुगल प्रशासन में जिला का नाम था। ठीक है, आगे चलेंगे, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? ए 1556 में, बी 1876 में, सी 1902 में या फिर डी 1986 में। तो जो हम्पी है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया 1986 में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, 1986 में हम्पी को घोषित किया गया विश्व पुरातत्व स्थल। अगला प्रश्न है, तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? ए विजयनगर साम्राज्य से, बी बीजापुर साम्राज्य से, सी मुगल साम्राज्य से या फिर डी बहमनी साम्राज्य से। तो जो तेनालीराम थे उनका संबंध विजयनगर साम्राज्य से है और अष्ट दिग्गजों में से एक थे। ये जो कृष्णदेवराय थे उनके अष्ट दिग्गजों में से एक थे, तेनालीराम भी शामिल थे। तो ऑप्शन जो ए है विजयनगर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, पूछ रहा है कि हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? ए 1326 में, बी 1336 में, सी 1339 में या फिर डी 1356 में। तो हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया था। ठीक है, आगे चलेंगे, नानक जिसे हम गुरु नानक कहते हैं, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? ए काशी में, बी अमृतसर में, सी पटना में या फिर डी तलवंडी में। इस प्रश्न को 2 बार पूछ लिया गया है। तो ऐसा होता है, एनुअल एग्जाम में भी होता है कि एक ही प्रश्न 2 बार कॉपी हो जाते हैं। उसमें पूछा गया था, पीछे मैंने बताया था कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है, लेकिन यहाँ पूछा है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है। तो प्रश्न थोड़ा सा मॉडिफाई है लेकिन एक ही प्रश्न है। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो तलवंडी है, ऑप्शन डी जो पाकिस्तान में भी पड़ता है। आगे चलेंगे, जजिया किससे लिया जाता था? ए व्यापारियों से, बी बुद्धिजीवियों से, सी सैनिकों से या फिर डी जिम्मियों से। तो जो जजिया कर है वो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। जो मुस्लिम नहीं है उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सेफ्टी देने के लिए टैक्स लिए जाते थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, जिम्मियों से जजिया कर लिया जाता था जो कि गैर मुस्लिम थे। ठीक है, आगे चलेंगे, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? ए सोन नदी, बी यमुना नदी, सी गोमती नदी या फिर डी गंगा नदी। तो जो दिल्ली है यमुना नदी के किनारे स्थित है और दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है और यमुना की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है, अर्थात बहुत प्रदूषित नदियों में से एक यमुना नदी है। ठीक है, तो अभी यमुना की स्थिति बहुत ही खराब है प्रदूषित नदियों के लिहाज से। ठीक है, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे, कबीर शिष्य थे अर्थात कबीर किसके शिष्य हैं? ए रामानुज के, बी गुरु नानक के, सी रामानंद के या फिर डी श्रीरंगम के। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रामानंद के कबीर शिष्य थे। आगे चलेंगे, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? ए 1753 ईस्वी में, बी 1973 ईस्वी में, सी 1853 ईस्वी में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। भारत में रेलवे की बात की जाए तो 1853 ईस्वी में रेलवे की शुरुआत हुई थी। मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर तक रेल इंजन था, उसको चलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1853। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? ए अंग्रेजी, बी गुजराती, सी हिंदी या फिर डी बंगला। तो जो महात्मा गांधी थे वो गुजरात के रहने वाले थे, चूंकि पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था
तो इनकी जो मातृभाषा होगी वो गुजराती ही है, तो इसी में अपनी मातृभाषा में ही आत्मकथा लिखा था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, गुजराती। आगे है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? ए 1905 में, बी 1906 में, सी 1911 में, या फिर डी 1914 में। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ए हो जाएगा 1905 में। ठीक है, आगे चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी गांधी जी, या फिर डी पंडित नेहरू। तो जो कांग्रेस पार्टी था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसकी स्थापना ए ओ ह्यूम ने किया है। 1885 में ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलेंगे। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? ध्यान रहे यहाँ स्वतंत्र नहीं गणतंत्र पूछ रहा है। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? ए 1947, बी 1950, सी 1952, या फिर डी 1957। भारत गणतंत्र हुआ 1950 में, लेकिन पूछता कि अगर भारत स्वतंत्र किस वर्ष हुआ तो 1947 हो जाता, लेकिन वैसा नहीं पूछा गया है, तो इसे भी ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पूछा है भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ, तो ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ए लोथल, बी कालीबंगा से, सी सुरकोटड़ा से, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं सुरकोटड़ा से। ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और सुरकोटड़ा है कहाँ? तो गुजरात के कच्छ में जिले में है। गुजरात में जो कच्छ जिला है वही है सुरकोटड़ा। आगे चलेंगे। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? ए नारद स्मृति, बी याज्ञवल्क्य के स्मृति, सी मनु स्मृति, या फिर डी गौतम स्मृति। तो सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ की बात की जाए तो जो मनु स्मृति है ये सबसे पुरानी स्मृति है, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति है, और इसके लेखक हैं महर्षि मनु। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ए 463 ईस्वी पूर्व में, बी 468 ईस्वी पूर्व में, सी 563 ईस्वी पूर्व में, या फिर डी 540 ईस्वी पूर्व में। तो जो गौतम बुद्ध थे इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? ए त्रिशला, बी महामाया, सी यशोधरा, या फिर डी अनेज्या। तो जो महावीर स्वामी थे उनके माता का नाम त्रिशला था। अगर पिता की बात करें तो उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलेंगे। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ए 1206 में, बी 1336 में, सी 1526 में, या फिर डी 1556 में। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने किया था। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? ए 1526, बी 1556, सी 1665, या फिर डी 1761। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, वहीं प्रथम युद्ध की बात करें तो 1526 में, और तृतीय युद्ध की बात करें तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। फिलहाल प्रश्न के मुताबिक चलते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आगे चलेंगे। मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? ए कुआं, बी तालाब, सी नहर, या फिर डी इनमें से सभी। तो मुगल काल में जगह के हिसाब से और क्षेत्रवार तरीके से देखा जाए तो कुआं, तालाब, नहर ये सभी सिंचाई के मुख्य साधन थे। तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलेंगे। बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? ए अकबरनामा, बी बाबरनामा, सी हुमायूंनामा, या फिर डी जहांगीरनामा। तो बाबर ने खुद ही अपनी पुस्तक अपना ग्रंथ लिखा, आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम था बाबरनामा, तुर्की भाषा में लिखा था। तो इस प्रश्न का इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बाबरनामा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है? ए संगम वंश, बी सुलभ वंश, सी तुलुभ वंश, या फिर डी इनमें से सभी।
तो संगम विजयनगर साम्राज्य से ये तीनों ही वंश संबंधित है, संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुभ वंश और एक वंश और है जिसका नाम है येराविडु वंश। तो ये चारों ही वंश विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे चलते हैं। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? ए लक्ष्मी, बी पंपा देवी, सी शुभदार्गी, डी महानवमी। तो जो विजयनगर के स्थानीय मातृ देवी थी उसका नाम था पंपा देवी। ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? ए कृष्णदेव राय, बी देवराय प्रथम, सी देवराय द्वितीय या डी हरिहर। तो कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता था कृष्णदेव राय। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कृष्णदेव राय। कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण किया था 1513 ईस्वी में हम्पी में। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कृष्णदेव राय ने ही इसका निर्माण करवाया था। आगे चलेंगे। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है? ए ज्ञान मार्ग, बी कर्म मार्ग, सी भक्ति मार्ग या फिर डी इनमें से सभी। तो हिंदू परंपरा की अगर बात की जाए तो ज्ञान मार्ग के माध्यम से, कर्म मार्ग के माध्यम से, भक्ति मार्ग के माध्यम से, इन तीनों ही मार्ग के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। ठीक है, आगे चलेंगे। जय हिंद का नारा किसने दिया? ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी पंडित नेहरू या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। ऑप्शन जो डी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे। अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? ठीक है, ए बीरबल, बी बैरम खां, सी मान सिंह या फिर डी टोडरमल। तो जो अकबर के राज में देखा जाए तो वित्त मंत्री टोडरमल थे। तो टोडरमल वित्त मंत्री होने के नाते उसी के हाथ में राज व्यवस्था था। ठीक है, जो राजस्व व्यवस्था थी उन्हीं के हाथों में थी, टोडरमल। तो जो ऑप्शन डी है, विकल्प डी है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा टोडरमल। ठीक है, आगे चलेंगे। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ए सोन नदी, बी यमुना नदी, सी गोमती नदी या फिर डी गंगा नदी। तो जो ताजमहल है उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। तो ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। मौर्य साम्राज्य में या फिर मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक या फिर डी महेंद्र। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य था। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। और ये चाणक्य के सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य शासक बने थे। तो ऑप्शन जो बी है सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ए लॉर्ड कर्जन को, बी सर अलेक्जेंडर कनिंघम को, सी दयाराम साहनी को या फिर डी लॉर्ड डलहौजी को। तो भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? ए सिराजुद्दौला ने, बी सुजाउद्दौला ने, सी शाह आलम द्वितीय ने या फिर डी मीर कासिम ने। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी सौंपी थी वो थे शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1765 ईस्वी में इन्होंने बंगाल की दीवानी सौंप दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। आगे चलेंगे। नज्म अल बहरीन, नज्म अल बहरीन की रचना किसने की? ए गुलबदन बेगम, बी औरंगजेब, सी दारा सिको या फिर डी जेबुनिसा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दारा सिको। दारा सिको ने ही नज्म उल बहरीन की रचना की, जो कि एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ग्रंथ है। ठीक है, आगे चलेंगे। लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव यानी उसकी जो स्टार्टिंग है कहाँ से हुआ? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा या फिर डी कश्मीर। तो जो लिंगायत आंदोलन है उसका प्रादुर्भाव कर्नाटक राज्य से हुआ। ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, कर्नाटक। आगे चलेंगे।
इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? ए 8 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 14 वर्ष, फिर डी 16 वर्ष। तो इब्न बतूता की अगर बात किया जाए तो ये भारत में आया था महमूद गजनी के साथ, और भारत में 12 से 14 वर्षों तक रहा, लेकिन ऑप्शन में जो 12 वर्ष नहीं दिया गया है, तो 14 वर्ष ही सटीक आंसर होगा इस प्रश्न का। तो ऑप्शन जो सी है 14 ईयर्स वे भारत में रहा। ठीक है, आगे चलेंगे। लॉटरी कमेटी, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? ए 1810 में, बी 1817 ईस्वी में, सी 1825 ईस्वी में, या फिर डी 1828 में। तो लॉटरी कमेटी का गठन किया गया था 1817 ईस्वी में। ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी अशोक ने, सी कनिष्क ने, या फिर डी बिंदुसार ने। तो धम्म महामात्रों को नियुक्त किया था अशोक ने। ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, अशोक ने धम्म महामात्रों को नियुक्त किया था। आगे चलेंगे। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, या फिर डी हिंदी। तो महाभारत की रचना की गई थी संस्कृत भाषा में। ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? ए 4, बी 6, सी 8, या फिर डी 10। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है, और जिसमें जो पहले शुरुआती 4 विवाह हैं वे श्रेष्ठ माने जाते हैं, और बाद वाले जो 4 विवाह हैं उनको श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। ठीक है, तो मनुस्मृति में कुल मिलाकर देखा जाए तो 8 विवाहों का उल्लेख है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए लुम्बिनी में, बी सारनाथ में, सी बोधगया में, या फिर डी कुशीनगर में। तो ये जो चारों विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प ही महात्मा बुद्ध के किसी न किसी घटनाक्रम से संबंधित है। तो सबसे पहले बात हम करेंगे लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, जो नेपाल में स्थित है। सारनाथ की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने सर्वप्रथम अपने उपदेश दिए थे ज्ञान प्राप्ति के बाद। बोधगया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैसा कि प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बोधगया। और जो कुशीनगर है यहाँ इनकी मृत्यु हुआ था, महापरिनिर्वाण। जो ऑप्शन डी है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल प्रश्न में पूछा गया कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोधगया, जो गया जिले में है बिहार के। अगला प्रश्न है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ए वर्धमान, बी सिद्धार्थ, सी देवदत्त, या फिर डी राहुल। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगर इनके पुत्र की बात किया जाए, इनकी संतान की बात किया जाए, तो उनके संतान का नाम राहुल था, और वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, और बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, सिद्धार्थ। आगे चलेंगे। वेदों की संख्या कितनी है? ए 3, बी 4, सी 5, या फिर डी 6। तो वेदों की संख्या भी वर्तमान में 4 है वेदों की संख्या, जिसमें ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल है, और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा, वेदों की संख्या जो है 4 है, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कनिष्क, या फिर डी समुद्रगुप्त। तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत अशोक ने किया था, और मौर्य वंश से ये संबंधित है। तो ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे। इस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? ए बाबरनामा में, बी अकबरनामा में, सी जहांगीरनामा में, या फिर डी इनमें से सभी। तो आदम से लेकर अकबर के काल तक का जो पूरा इतिहास है, जो पूरा हिस्ट्री है, वो अकबरनामा में मिलती है, जो अकबर की जीवनी है या फिर अकबर की आत्मकथा है। ठीक है, जिसको लिखा है अबुल फजल ने। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबरनामा। अगला प्रश्न है, आइन ए अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? ए 2,
2 भागों में, बी 4 भागों में, सी 5 भागों में या फिर डी 6 भागों में। तो आयने अकबरी में भूमि को कुल मिलाकर 4 भागों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? ए कोर्निस, बी सज्जदा, सी पाइबोश या फिर डी इनमें से सभी। तो मुगल दरबार में अभिवादन का जो तरीका था वो कोर्निस, सज्जदा, पाइबोश इनमें से सभी था। इन सभी तरीकों को अभिवादन के रूप में स्वीकार किया जाता था मुगल दरबार में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ए आगरा में, बी बेंगलोर में, सी वाराणसी में या फिर डी श्रीरंगपट्टनम में। तो जो वल्लभाचार्य हैं उनका जन्म हुआ था, ऑप्शन जो डी है इस प्रश्न का, श्रीरंगपट्टनम में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? ए दिल्ली में, बी आगरा में, सी अजमेर में या फिर डी फतेहपुर सीकरी में। तो जो निजामुद्दीन औलिया थे इनकी जो दरगाह है वो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे। किताब उल रेहला, किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? ए अलबरूनी, बी अब्दुल रजाक, सी इब्न बतूता या फिर डी फ्रांसो बर्नियर। तो जो किताब उल रेहला है उसमें इब्न बतूता की यात्रा वृतांत है। तो ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलेंगे। मध्ययुगीन यात्रियों का सरदार किस यात्री को कहा जाता है? ए अलबरूनी को, बी मार्को पोलो को, सी फ्रांसो बर्नियर को या फिर डी इब्न बतूता को। तो मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज मार्को पोलो को कहा जाता है। ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी बलबन, सी रजिया सुल्तान या फिर डी सिकंदर लोदी। तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलेंगे। फ्रांसिस बुकानन कौन था? ए सैनिक, बी गायक, सी अभियंता या फिर डी सर्वेक्षक। तो जो फ्रांसिस बुकानन था सर्वेक्षक था, एक सर्वेयर था, सर्वेक्षण करने आया था और एक चिकित्सक भी था। तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वेक्षक। ठीक है, चूंकि ऑप्शन में तो चिकित्सक दिया गया नहीं है तो इस प्रकार जो इसका सही उत्तर होगा वो सर्वेक्षक ही है। आगे चलेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? ए जमींदार, बी ब्रिटिश सरकार, सी किसान या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसमें भूमि का मालिक या फिर भूमि का स्वामी किसान ही होता था, जिसे हम रैयत भी कहते हैं। किसान को ही रैयत कहा जाता है। तो इसमें किसान खुद मालिक होता था, खुद स्वामी होता था। तो ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सिद्धू कानू ने किसका नेतृत्व किया था? ए संथालों का, बी मुंडाओं का, सी पंजाबियों का या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सिद्धू कानू ने संथालों का नेतृत्व किया था, संथालों का समर्थन किया था। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलेंगे। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? ए छबीली, बी मनु, सी मणिकर्णिका या फिर डी इनमें से सभी। तो जो रानी लक्ष्मीबाई है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उसको छबीली भी, मनु भी और साथ साथ मणिकर्णिका भी कहा जाता था। इन सभी नामों से एक विशेष कालखंड में उन्हें पुकारा जाता था। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। अंतिम प्रश्न 100वां प्रश्न है कि व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? ए लॉर्ड कर्जन से, बी लॉर्ड डलहौजी से, सी लॉर्ड लिटन से या फिर डी लॉर्ड रिवन से। जो व्यपगत के सिद्धांत है उसका संबंध लॉर्ड डलहौजी से है। ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, लॉर्ड डलहौजी से संबंधित व्यपगत के सिद्धांत। यहाँ पे हमारा जो हैंडेड ऑब्जेक्टिव्स है 2023 में पूछा गया था अभी हाल ही में बिहार बोर्ड की तरफ से, उसके मैंने आंसर की बता दिया है कि कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर होगा और सही उत्तर क्या होगा।
इस वीडियो में पूरा सटीक बताने का प्रयास किया गया है और गलत की संभावना बिल्कुल भी नहीं, 100% एक्यूरेट आंसर बताया गया है। तो अगर आपने नहीं मिलाया है तो प्लीज़ आप मिला लें कि आपका कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है, क्योंकि 100 विकल्प दिए गए हैं, 100 क्वेश्चन थे, तो आपको 50 ही बनाना था, 50 ही अटेंड करना था। तो आप खुद को चेक कर सकते हैं कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। ठीक है, इसका जो सब्जेक्टिव टाइप्स के आंसर्स होंगे उनको मैं अगले वीडियो में लाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर लाया जाएगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 1 से 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप हमारा पहला नया वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।